हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आईटीसी। उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसके हमने कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। अभी हमने क्वेश्चन आंसर के भी ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने ये बुक जिससे मैं क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाला हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से ये बुक डाउनलोड करके साथ में मेरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हम कर चुके थे। 26 होमवर्क में मैंने दिया था। आई होप आपने वो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट द कंडीशंस that need to be followed by an ISD for distribution of credit। हमको कंडीशंस बतानी है जो कि आईएसडी को फॉलो करनी है। तो थ्योरी क्वेश्चन है एक्चुअली। द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फॉलोड बाय आईएसडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट वन, आईएसडी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। आईएसडी को हमेशा सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। मतलब ऐसा हो गया कि मान लीजिए एक डीमार्ट कंपनी है, डीमार्ट है। अगर इसका 3 स्टेट्स में बिजनेस है, एक दिल्ली में इसका स्टोर है, एक यूपी में है, एक एमपी में है। 3 स्टेट्स में अगर इसका बिजनेस है तो 3 स्टेट्स में तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना ही है। लेकिन अगर ये आईएसडी भी अगर करना चाहता है, आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करना चाहता है, तो फिर एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 4th नंबर का। वो हो जाएगा आईएसडी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आईएसडी का क्या काम है? इनवॉइस लेने का काम है और आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। तो क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपिएंट्स ऑफ द क्रेडिट। मतलब ये जो भी आईएसडी के पास जो भी इनवॉइसेस आएंगे, ये आईटीसी लेगा आईएसडी वाला और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो भी इसके रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट मतलब ये दिल्ली, यहाँ पे यूपी और एमपी, इन स्टेट्स को ये आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जिसने भी वो सर्विसेज लिए उतने स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारे को नहीं करेगा। तो तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये। और आईएसडी इनवॉइस के नाम से एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसका नाम है आईएसडी इनवॉइस। द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड shall not exceed the amount of credit available for distribution। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना, मान लीजिए किसी वेंडर ने 1 लाख रुपीज का जीएसटी लगा के इनवॉइस दिया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ये 1 लाख रुपीज का ही कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं कर सकता। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दी पर्टिकुलर रिसिपिएंट टू whom that ISD input service is attributable। जिन जिन रिसिपिएंट ने, जिन जिन स्टेट ने वो सर्विसेज को यूज किया है, मान लीजिए कोई सर्विस थी, एडवर्टाइजमेंट सर्विस थी, वो केवल इन 2 स्टेट्स को ही, 2 स्टेट्स ने ही वहां पे एडवर्टाइजमेंट रन करवाया था स्टार प्लस टीवी से। किसी टीवी में ऐड चलवाया था, बट वो 2 स्टेट्स में इन्होंने ऐड चलवाया था, तो फिर 2 स्टेट को ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हम बहुत इनएलिजिबल एलिजिबल आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के आईटीसी को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो आईटीसी है, उस आईटीसी को अगर सेम स्टेट में रिसिपिएंट लोकेटेड है, रिसिपिएंट अगर सेम स्टेट में लोकेटेड है, तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि अगर ये आईएसटी का रजिस्ट्रेशन हमने दिल्ली में लिया हुआ है, दिल्ली में लिया है, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आईएसटी को जो इनवॉइस मिला है वेंडर से, वो सीजीएसटी एसजीएसटी में मिला हुआ इनवॉइस है। वेंडर से जो इनवॉइस मिला है वो सीजीएसटी एसजीएसटी में मिला हुआ इनवॉइस है। तो उस केस में दिल्ली, क्योंकि आईएसटी ने भी अपना नंबर दिल्ली में लिया हुआ है, तो दिल्ली वाले को तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिल्ली वाले को ये सीजीएसटी एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड यूपी एंड एमपी को ये आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन सी क्रेडिट को? जो क्रेडिट आईएसडी को सीजीएसटी एसजीएसटी में मिली है वेंडर से। और अगर यही आईएसटी को इनवॉइस मिला है, आईजीएसटी में उसने इनवॉइस मिला है आईएसटी वाले को, आईएसटी वाले ने जो सर्विस ली है वो किसी और स्टेट के वेंडर से ली है, तो आईएसटी को जो क्रेडिट मिला है वो आईजीएसटी में मिला है। उस केस में
सारे ही रिसिपिएंट को, सारे ही स्टेट्स को वो आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी। तो ये सारा एक्चुअली हमारा आईएसटी का जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सेरामिटी लिमिटेड हैज फॉलोइंग यूनिट्स, फैक्ट्री इन तुमकुर कर्नाटका, टर्नओवर 27 crores in 22-23, सर्विस सेंटर इन हैदराबाद तेलंगाना, टर्नओवर 1 crore in 22-23, सर्विस सेंटर इन चेन्नई तमिलनाडु, टर्नओवर 2 crores in 22-23. सेरामिटी लिमिटेड्स कॉर्पोरेट ऑफिस फंक्शन एज आईएसटी, इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आईएसटी का काम करता है। इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी ऑफ 9 लाख फॉर May 23, 9 लाख का आईटीसी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑफ दिस एन अमाउंट इन्वॉल्विंग टैक्स ऑफ 3 लाख pertains to technical consultancy for तुमकुर यूनिट। तो बता दिया कि 9 लाख का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें से 3 लाख का जो आईटीसी है वो तो केवल तुमकुर की यूनिट के लिए ही एप्लीकेबल है, तुमकुर की यूनिट के लिए ही ये 3 लाख का आईटीसी है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ शुड दी आईटीसी बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पूछा गया कि आईएसटी अपनी आईटीसी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, और ये कब करना चाहती है, May 23 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो May 23 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम टर्नओवर कौन सा लेंगे, टर्नओवर लेंगे हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो May 23 के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 22-23। तो हमको 22-23 का हमको टर्नओवर दिया हुआ है यहाँ पे। तो 9 lakhs में से 3 लाख रुपीज तो ओनली तुमकुर यूनिट का ही है, तो पूरा 3 लाख रुपीज का जो आईटीसी है वो तो तुमकुर यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस यूनिट का आईटीसी है उसको पूरा, क्योंकि एक ही यूनिट का आईटीसी है तो वो उसी यूनिट को वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये लिखा है 3 लाख इज एट्रीब्यूटेबल टू तुमकुर यूनिट, 3 लाख तुमकुर यूनिट को एट्रीब्यूटेबल है, इसलिए ये तुमकुर यूनिट को 3 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी बचा 6 लाख रुपीज बाकी बचा है, 6 लाख बच गया है। 6 लाख के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है कि कौन सी यूनिट का है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो रिमेनिंग 6 लाख रुपए का जो आईटीसी है वो तीनों ही यूनिट के लिए ये है, मतलब तीनों ही यूनिट ने सर्विसेज ली है, बाकी बची हुई 6 लाख की। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तीनों स्टेट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, आंसर इज नो। तीनों स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है तीनों स्टेट्स का, उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे कर्नाटका का 27, तेलंगाना 1 एंड तमिलनाडु 2। कर्नाटका का 27, तेलंगाना का 1 एंड तमिलनाडु का 2, तीनों का टोटल करेंगे तो हो गया अपना 30। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, 27/30, 1 डिवाइडेड बाई 30 एंड 2 डिवाइडेड बाई 30 के रेशियो में 6 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 6 लाख 6 लाख 6 लाख। तो इस तरह से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का रेस्पेक्टिव स्टेट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,40,000 रुपीज, यह हो जाएगा 20,000 रुपीज, और यहाँ हो जाएगा 40,000 रुपीज। इस तरह से ये 6 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हो गया अपना 5.4 लाख, 20,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। इस तरह से ये आईएसटी के पास जो आईटीसी होती है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29, सारानी वीवर्स एट पुणे महाराष्ट्र is a registered ISD and intends to distribute ITC for the month of March. The following are the details available for such distribution.
गंगानगर ब्रांच जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, टर्नओवर ऑफ द लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर दिया हुआ है 10 लाख। आईटीसी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू द ब्रांच। अब ये आईटीसी तो इसी ब्रांच के लिए ही एप्लीकेबल है। आईजीएसटी का अमाउंट ये है, सी का ये है, एसजीएसटी कितना है, इतना अमाउंट तो केवल इसी ब्रांच के लिए एट्रीब्यूटेबल है, एप्लीकेबल है। तो जो आईएसटी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो अगर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ही वो अमाउंट एप्लीकेबल है, एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि कोई सर्विस ऐसी ली है आईएसटी ने जिसका बेनिफिट या जिसको कंज्यूम केवल गंगानगर ब्रांच ने ही किया है, तो आईएसटी वो क्रेडिट लेके और गंगानगर ब्रांच को वो ट्रांसफर कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब पूरा ही आईटीसी उसको ट्रांसफर कर देगा। वे कर्नाटका ब्रांच का टर्नओवर है, उसमें कोई स्पेसिफिकली आईटीसी एट्रीब्यूटेबल नहीं है। यूपी ब्रांच का टर्नओवर दिया हुआ है और महाराष्ट्र ब्रांच का टर्नओवर दिया है, और इसमें भी इतना आईटीसी, तो इसको स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है। अब ये यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग दिया हुआ जरूर है, लेकिन अभी हम आंसर इसका करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विसेज यूज्ड कॉमनली बाय ऑल ब्रांचेज। चारों ब्रांच ने इसको यूज किया है। सीजीएसटी 60,000 रुपीज, एसजीएसटी 60 एंड आईजीएसटी 1,20,000 रुपीज। आईटीसी IGST of 10,000 rupees pertaining to March last year was inadvertently not distributed। अभी कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग? अभी कर रहे हैं हम लोग करंट ईयर का मार्च के, अभी मार्च की बात कर रहे हैं, ये भी मार्च का ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर के मार्च का आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट इसने नहीं किया था। वेदर द सेम कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्च दिस ईयर। क्या प्रीवियस ईयर के मार्च का आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करंट ईयर के मार्च में कर सकते हैं क्या, ये पूछा गया है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज नो। पिछले साल का जो आईटीसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पीरियड का आईटीसी होता है उसी पीरियड में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं किया जा सकता। मधुगिरी कर्नाटका ब्रांच यूसेस इनपुट सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स। कर्नाटका ब्रांच एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स बनाती है। टर्नओवर एक्सक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेएबल टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड किया हुआ नहीं है, तो सही, अच्छी बात है। जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होना भी नहीं चाहिए। हमको जो टर्नओवर लेना है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो विदाउट जीएसटी लेना है। डिटरमाइन द मैनर ऑफ इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैनर बताना है। तो देखो आईएसटी नंबर कहाँ पे लिया हुआ है इसने, सबसे पहले देखना है कि आईएसटी नंबर कौन से स्टेट में लिया है इसने। आईएसटी भले ही डिस्ट्रीब्यूट करता है ईटीसी को, बट उसको अपने को किसी एक स्टेट से अप्लाई करना पड़ता है। जनरली वो हेड ऑफिस से अप्लाई करते हैं। तो इसने पुणे महाराष्ट्र में से इसने आईएसटी का नंबर अप्लाई किया है, तो आईएसटी का नंबर अपना महाराष्ट्र का है। तो आईएसटी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो जो भी आईटीसी, अभी हम 4 स्टेट बना लेते हैं, राजस्थान, कर्नाटका, यूपी एंड महाराष्ट्र। राजस्थान, कर्नाटका, यूपी एंड महाराष्ट्र। पहले तो इनको डायरेक्टली जो आईटीसी मिलने वाला है, मतलब इन स्टेट्स के लिए ही वो आईटीसी ओनली एप्लीकेबल है, उसका अमाउंट लिख देते हैं। तो राजस्थान के लिए अब ये दिया हुआ, देखो आईसीएस अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे कि आईजीएसटी का आईटीसी इतना उसके लिए, उस स्टेट के लिए है, राजस्थान के लिए सी का इतना है और एस का इतना है। अब ये जो आईसीएस दिया हुआ है ना, ये वो आईसीएस है कि जब आईएसटी ने इन्वॉइसेस लिए किसी वेंडर से, आईएसटी ने जब वेंडर से इन्वॉइसेस लिए, तो वेंडर ने 12,000 रुपीज का तो आईजीएसटी लगाया था, 3 का सीजीएसटी लगाया था एंड 3 का एसजीएसटी लगाया था। ये वेंडर ने आईएसटी को लगाया था ऐसे, लेकिन जब आईएसटी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा
रेस्पेक्टिव स्टेट्स में। तो प्रोविजन ये बोलता है कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो तो आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे जिस भी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट है वो क्रेडिट अगर अदर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब तो वो आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे अगर आईएसटी इसने महाराष्ट्र में लिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन अगर महाराष्ट्र स्टेट को करना है तब सीजीएसटी एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान ब्रांच को जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरा अमाउंट आईजीएसटी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आ, ये पूरा अमाउंट आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा राजस्थान को 12, 3 एंड 3 18,000 रुपीज का पूरा एटीसी आईजीएसटी में जाएगा इसके। एक्चुअली राजस्थान को है ना हमेशा आईजीएसटी ही मिलेगा, इस तरह से इसको याद रख लो कि अगर आईएसटी हमने स्टेट महाराष्ट्र में लिया हुआ है तो केवल महाराष्ट्र स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आईजीएसटी का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे 18,000 रुपीज आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये महाराष्ट्र में कुछ डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आईजीएसटी का अमाउंट इतना, सी का इतना, एस का इतना। तो देखो आईएसटी भी महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रीब्यूशन भी महाराष्ट्र में करना है, तो ऐसे केस में आईजीएसटी तो आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीजीएसटी सीजीएसटी में होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी में होगा। सेम स्टेट है तो आईजीएसटी आईजीएसटी में जाएगा, सीजीएसटी सीजीएसटी में, एसजीएसटी एसजीएसटी में। तो महाराष्ट्र में आईजीएसटी में, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में आईजीएसटी में 1,50,000 रुपीज आ जाएगा इसको, सीजीएसटी में 15,000 रुपीज का अमाउंट दिया हुआ है और एसजीएसटी में 15,000 रुपीज का अमाउंट दिया हुआ है। अब बचाती कॉमनली चारों ब्रांचेज में सीजीएसटी 60,000 रुपीज, एसजीएसटी 60 एंड आईजीएसटी 120। ठीक है, तो इसका हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों ब्रांचेज में। डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, जो इनका टर्नओवर है उस रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का वैसे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लिया जाता है, लेकिन अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर नहीं था किसी ब्रांच को तो उस केस में हमको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर लेना होता है। लास्ट क्वार्टर का हमको टर्नओवर लेना होता है। तो ये जो अमाउंट है उसको हम लोग अभी डिवाइड करते हैं। 10, 5, 15 एंड 20 के रेशियो में आ जाएगा। 10, 5, 15 एंड 20 ये रेशियो है। टोटल कितना हो गया 50। तो रेशियो हो जाएगा 10/50, 5/50, 15/50, 20/50। इस रेशियो में ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 60,000 रुपीज सीजीएसटी, 60,000 एसजीएसटी एंड 1,20,000 रुपीज आईजीएसटी। तो देखो जब राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पूरा ही अमाउंट आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग पूरे ही अमाउंट को एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 60, 60, 120, 120, 120, 240। तो 2,40,000 रुपीज को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान को कितना मिलेगा 1/5, यानी कि 48,000 रुपीज का आईटीसी इसको मिल जाएगा। इसको भी पूरा आईजीएसटी में मिलेगा तो उसको मिल जाएगा 24,000 रुपीज। इसको भी पूरा आईजीएसटी मिलेगा यूपी वाले को भी। तो जो महाराष्ट्र, क्योंकि आईएसटी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट को जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आईजीएसटी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको मिल जाएगा 72,000 रुपीज, 5/15, 15 डिवाइडेड बाई 50। जब महाराष्ट्र को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो महाराष्ट्र को डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाएगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली करना है महाराष्ट्र को। आईएसटी भी महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रीब्यूशन भी महाराष्ट्र में करना है। तो इसका जो रेशियो है वो तो है 20/50। तो 20/50 में से आईजीएसटी कितना है
120 का IGST है, तो यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 का CGST है तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 60 का SGST है 20/50। तो यहाँ पे 20/50 से अपना अमाउंट आ जाएगा 48,000 रुपीज़ IGST में बटेगा, 24,000 रुपीज़ CGST के फॉर्म में मिलेगा इसको, और 24,000 रुपीज़ SGST के फॉर्म में मिलेगा। जो IGST को जो वाला टैक्स लग के आया है, आई लग के आया है तो आई में बटेगा, सी लग के आया है तो सी में बटेगा, एस लग के आया है तो एस में बटेगा, अगर सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इस तरह से ये अमाउंट आ गया। और हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे अपना 18 प्लस 48 इसका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे 24,000 रुपीज़ में कुछ ऐड नहीं करना, यहाँ 72 में कुछ ऐड नहीं करना। महाराष्ट्र को 150 प्लस 48 15,000 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन होके यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से इसको मिल जाएगा। और ये मैंने बता ही दिया है कि पिछले साल का ATC मार्च का करंट ईयर के मार्च में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि IST में प्रोविजन है कि सेम मंथ का ATC सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाद लेट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पहला वाला पूरा IGST में जाएगा 18,000 रुपीज़, सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वही यहाँ पे बताई गई है। 48,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़, 72,000 रुपीज़ जो हमने देखा था, 48 सॉरी ये वाला नहीं, 48 24 72। उसके बाद में महाराष्ट्र का जो है सेपरेट कर रहे हैं। CGST 24 और IGST 48, IGST 48 24 24। इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। और ये वाला पॉइंट, ITC ऑफ 10,000 रुपीज ऑफ मार्च लास्ट ईयर कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्च दिस ईयर एज ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। सेम मंथ में ही उसको जो ITC अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसको डेफर नहीं कर सकते। यहाँ पे सितंबर का भी टाइम लिमिट नहीं है। नॉर्मल केस में तो सॉरी सितंबर नहीं, 30 नवंबर का जो टाइम लिमिट है कि हम ITC कब तक ले सकते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक ले सकते हैं। लेकिन IST में ऐसा प्रोविजन नहीं है। IST में ये प्रोविजन है कि जिस महीने में अवेलेबल है ITC लेने के लिए उसी महीने उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30। अब ये जो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये वापस IST का ही क्वेश्चन है। तो हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन IST के कर चुके हैं और आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा IST का। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 30। तो आपको खुद को इसको अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को। तो आपसे एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसको आप लिख लिख के अटेम्प्ट कीजिएगा। एक चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी थी, ऑलरेडी हमने अभी पढ़ी हुई थी कि IST जो है वो इनएलिजिबल ITC रहेगा ना, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वो इनएलिजिबल ITC जो रहेगा ना IST का, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जो रिसिपिएंट है उनके हैंड्स में भी वो इनएलिजिबल ही रहेगा, उसको वो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये, लेकिन लेकिन उसको वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, वो ITC नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाया, उसके एम्प्लॉयज़ अक्रॉस द इंडिया में लोकेटेड है और उन्होंने सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके लिए। इंश्योरेंस कंपनी से सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो इनवॉइस रेज किया है वो IST के ऊपर रेज किया है इनवॉइस। अब ये जो ITC है, जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का जो GST है उस पर ITC नहीं मिलता है, उस पर ITC नहीं मिलता है। वो 17(5) में उसको बार किया हुआ है ITC को, तो उसको ITC नहीं मिलता है। तो ISD को भी ITC नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ISD इस अमाउंट को भी सारे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो सारे स्टेट्स को भी इसका ITC नहीं लेना है, नहीं लेना है।
उसके अलावा एक और चीज़ है, आईएसटी में केवल सर्विसेज का ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। आईएसटी का फुल फॉर्म ही है इनपुट सर्विस, सर्विस वर्ड इसमें यूज आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई गुड्स बाय कर रहे हैं तो गुड्स का जो आईटीसी है वो आईएसटी नहीं ले सकता है और उसको आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। केवल सर्विसेज का ही उसको आईटीसी लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन आईएसटी का क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम लोग। आईएसटी ऑफ ए कंपनी इज रजिस्टर्ड सेपरेटली, सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो उसको लेना ही है आईएसटी वाले को, इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला में ये रजिस्टर्ड है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आईटीसी टू अदर यूनिट्स इन द कंपनी। Following details are furnished for particular month, and you are required to help the IST department in distributing the ITC to other that are carrying on manufacturing, supplying goods and services to customers. हमको बोला कि आप हेल्प कर दो, आईएसटी डिपार्टमेंट जो है कंपनी का उसको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर दो, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। टर्नओवर इन द रिलेवेंट मंथ ऑफ ईच ऑफ द यूनिट्स, रिलेवेंट मंथ का यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है। महाराष्ट्र 12 lakhs, कर्नाटका 60, आंध्र प्रदेश 36, केरला 72। टोटल आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ विद द आईएसटी इंक्लूडिंग सीएसआई 48 लाख रुपीज का आईटीसी इसके पास अवेलेबल है आईएसटी के पास। फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू बैंगलोर यूनिट अवेलेबल इज आईजीएसटी क्रेडिट इज 12 लाख। 12 लाख रुपीज तो बैंगलोर के लिए ही है, तो बैंगलोर को चला जाएगा, ये 48 में से 12 लाख रुपीज बैंगलोर को चला जाएगा। फ्रॉम दी अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू त्रिवेंद्रम जो कि केरला में है, एंड हैदराबाद और त्रिवेंद्रम ये दो यूनिट के लिए आईटीसी, ये जो 6 लाख रुपीज का जो आईटीसी है वो ये दो स्टेट्स के लिए एट्रीब्यूटेबल है, दो स्टेट्स से रिलेटेड ये आईटीसी है, जिसका अमाउंट सीजीएसटी का 3 लाख रुपीज है और एसजीएसटी का 3 लाख रुपीज है। अब यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने का मतलब कोशिश कर रहे हैं ये लोग। दो स्टेट्स का ये 6 लाख का अमाउंट है, जिसका सीजीएसटी एसजीएसटी 3 लाख दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 6 लाख रुपीज को डिवाइड करना है हमको त्रिवेंद्रम जो कि केरला में है और हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें हमको 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और 6 लाख जो है वो 3 लाख सीजीएसटी है, 3 लाख एसजीएसटी है। तो हैदराबाद में, हैदराबाद लोकेटेड है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश एंड केरला। अब 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लाख सीजीएसटी है, 3 लाख एसजीएसटी है। अब आंध्र प्रदेश का टर्नओवर कितना है? आंध्र प्रदेश का टर्नओवर है 36 लाख का और केरला का टर्नओवर है 72 लाख का। दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा? 108 लाख। तो ये अब जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईटीसी को, तो 37 डिवाइडेड बाई 108 एंड 72 डिवाइडेड बाई 108, इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 लाख को, तो इसका इंटू 6 लाख, तो ये अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज। अब क्योंकि आईएसडी कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आईएसडी ने कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे बताया कि आईएसडी ने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो लिया है केरला में। आईएसडी केरला में लोकेटेड है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आंध्र प्रदेश को, तो हमेशा आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे आईएसटी ने जो वेंडर से इनवॉइस लिया है वो चाहे वो सीजीएसटी में लिया हो, एसजीएसटी में लिया हो या आईजीएसटी में लिया हो, जब ये केरला वाला दूसरे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हमेशा आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज आईजीएसटी में जाएगा, आई में जाएगा, लेकिन जब केरला को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेम स्टेट में,
तो अगर इनवॉइस सी और एस का है, अगर वेंडर ने इनवॉइस सी और एस का दिया है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सी और एस में होगा। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज सी है एंड 3 लाख रुपीज एस है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 लाख रुपीज का यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज यहाँ पे हो जाएगा सी एंड 2 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा एस में। केरला को 2 लाख रुपीज का सी मिलेगा एंड 2 लाख रुपीज का एस मिलेगा। इस तरह से टोटल जो अमाउंट है 6 लाख रुपीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एपी को 2 लाख आई में और केरला को 2 लाख सी में एंड 2 लाख एस में। उसके बाद क्या है, रेस्ट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इज allocated allocable एज कॉमन क्रेडिट टू ऑल द यूनिट्स। सब यूनिट्स को ये बाकी क्रेडिट जाएगा और ये जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी है या एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, उसके लिए यहाँ लिख दिया एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम लोकल सप्लायर्स इन केरला। तो आईएसडी को जो ये क्रेडिट मिला था, आईएसडी ने जो इनवॉइस लिया था किसी वेंडर से, वो वेंडर केरला के ही सप्लायर थे, केरला के ही वेंडर थे वो। यानी कि जब केरला के ही वेंडर थे, आईएसडी भी केरला में है, उसका मतलब ये कि आईएसडी को जो क्रेडिट मिला है वो सी और एस में मिला है। तो कितना अमाउंट है, पहले तो रिमेनिंग अमाउंट है 48 टोटल था, उसमें से 12 एक अलग हो गया, 6 अलग हो गया, तो 18 कम हो जाएगा। तो 30 लाख रुपीज का अमाउंट ऐसा है, यानी कि 30 लाख तो टोटल है, सी इसमें से 15 है और एस जी एस टी 15 है। इसको हमको चारों स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सी और एस है 30 लाख का। उसके बाद बेसिक वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अब देखो यहाँ तक तो अभी तक जो दिया जा रहा था ना अमाउंट, वो जीएसटी का अमाउंट दिया जा रहा था। ये था ये आईटीसी का अमाउंट था, यानी जीएसटी का अमाउंट था। ये भी आईटीसी का अमाउंट था, ये भी आईटीसी का अमाउंट था। ठीक है, तो ये तो हमारा जीएसटी का ही अमाउंट दिया हुआ था डायरेक्टली। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिक वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बच्चे को थोड़ा ट्रिक किया जा रहा है कि बच्चा मान लो ज्यादा ध्यान नहीं तो समझ ले कि 50 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो जीएसटी का अमाउंट है। 50 लाख का अमाउंट जीएसटी का अमाउंट नहीं है, ये बेसिक वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है। बेसिक वैल्यू ऑफ ए डेबिट नोट रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ in respect of previous supply with rate of tax at 12% IGST। आईएसटी को एक डेबिट नोट मिला है किसी वेंडर से, किसी वेंडर से इसको एक डेबिट नोट मिला है और वो उसके ऊपर 12% जीएसटी का रेट है। ठीक है, और वो आईजीएसटी में मिला है और वो सारे यूनिट के लिए एप्लीकेबल है वो डेबिट नोट, मतलब सारे यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी देखो 50 लाख रुपीज का जो अमाउंट है ना वो तो बेस अमाउंट है, इसके ऊपर 12% जीएसटी का रेट है, यानी 6 लाख रुपीज का अमाउंट है और वो आईजीएसटी में है और सब स्टेट्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, सब स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसके बाद टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अब ये वैल्यू जो है टैक्स इंक्लूसिव है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स था, यानी कि ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो टोटल वैल्यू है जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। इज द क्रेडिट नोट रिसीव्ड। अब यहाँ पे इसको क्रेडिट नोट मिल रहा है, यहाँ पे डेबिट नोट मिल रहा था, यहाँ पे क्रेडिट नोट मिल रहा है। तो जब डेबिट नोट मिलता है तो आईटीसी मिलता है उसको, डेबिट नोट से आईटीसी मिलता है, यानी किसी वेंडर ने अपने को और अमाउंट डेबिट कर दिया, यानी कि हमसे उसने जीएसटी चार्ज किया, हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। हमने उसको डेबिट, उसने मुझे डेबिट नोट रेज किया है, यानी कि मैं उसको, उसने मैं वेंडर ने मुझे डेबिट नोट दिया है, उसका मतलब है कि वेंडर ने मुझे डेबिट किया है, मुझे डेबिट किया है मतलब उसको मेरे को पे करना है, आई विल पे टू दी वेंडर। तो जब मैं पे करूंगा तो उसको बेसिक अमाउंट भी पे करूंगा और जीएसटी का अमाउंट भी पे करूंगा और मैं उसका आईटीसी ले लूंगा। तो डेबिट नोट में आईटीसी मिलता है, जिसको डेबिट नोट मिलता है
उसको आईटीसी मिलता है, और जिसको क्रेडिट नोट मिलता है उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको आईटी क्रेडिट नोट मिला है आईएसटी वाले को, 118 लाख रुपीज का क्रेडिट नोट का अमाउंट है, जो कि जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। तो 118 लाख रुपीज में बेस वैल्यू भी है और जीएसटी भी है। ड्यूरिंग द मंथ एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू केरला यूनिट। अभी क्रेडिट नोट जो है वो केवल केरला यूनिट के लिए ही एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है। मतलब ये जो सर्विसेज ली होगी, जिसके बदले में क्रेडिट नोट मिला है, वो केवल केरला स्टेट ने कंज्यूम करी है वो सर्विसेज को। यानी कि मान लो टीवी में अगर एड चलाया है जिसका इनवॉइस आईएसटी के पास आया है, तो वो टीवी में एड केवल केरला स्टेट में ही चलाया गया है, इसलिए आईएसटी के पास जो इनवॉइस आएगा या क्रेडिट नोट आएगा, तो वो केवल और केवल केरला, जिस स्टेट के अंदर में वो सर्विस कंज्यूम हुई है, ली गई है, उसको वो दे देगा। टैक्स का रेट 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। तो यहाँ 30 लाख रुपीज सीजीएसटी एसजीएसटी था सब स्टेट के लिए, यहाँ पे 6 लाख रुपीज का आईजीएसटी था सब स्टेट के लिए, ये केवल केरला के लिए। तो देखो 118 लाख रुपीज का अमाउंट हमारा ग्रोस अमाउंट है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो इसमें से जीएसटी कैसे बाहर निकालेंगे? तो देखो 118 लाख रुपीज जीएसटी में इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो इसका बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैक्स रेट, सॉरी 100 प्लस टैक्स रेट। तो यहाँ पे टैक्स रेट 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, तो दोनों का कंबाइन करके हमको यहाँ पे टैक्स रेट लेने का है, क्योंकि ये जो अमाउंट है इसमें सीजीएसटी भी इंक्लूडेड है, एसजीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 118 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18, 18 क्या, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो इसको हम, इससे अपना क्या आ जाएगा, 100 लाख रुपीज हमारा आ जाएगा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू 100 लाख रुपीज आ जाएगा, और उसके ऊपर जीएसटी कितना आ जाएगा, 100 लाख पर 9% सीजीएसटी, यानी 9 लाख रुपीज सीजीएसटी हो जाएगा, एंड 100 लाख पे 9% एसजीएसटी, तो 9 लाख रुपीज हमारा हो जाएगा एसजीएसटी। और ये क्या है? तो इस तरह से ये, पहले तो हमने टैक्स का अमाउंट निकाला इनवॉइस वैल्यू से, क्रेडिट नोट के वैल्यू से टैक्स अमाउंट को अलग किया है। अब ये मिला है क्रेडिट नोट। जब आईएसटी वाला जब क्रेडिट नोट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्रेडिट नोट को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उससे जो रिसिपिएंट है उस क्रेडिट नोट को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये क्रेडिट नोट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो रिसिपिएंट जो है, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, केरला ही है, उसको आईटीसी को नेगेटिव आईटीसी आ जाएगी उसके लिए, ये आईटीसी अमाउंट उसको रिवर्स करना है। तो याद रखना, क्रेडिट नोट जब मिलता है आईएसटी को, तो उसको जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आईटीसी नेगेटिव जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आईटीसी मिलेगा उसको। अगर डेबिट नोट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डेबिट नोट में वो इनवॉइस की तरह ट्रीट होता है और उसका पॉजिटिव आईटीसी मिलता है उसको। तो 9 लाख रुपीज का सीजीएसटी और एसजीएसटी का ये क्रेडिट नोट है। आईएसटी जो है वो केरला में ही लोकेटेड है, और डिस्ट्रीब्यूट भी केरला वाली यूनिट को करना है, यानी दोनों सेम स्टेट में है। तो सेम स्टेट में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो भी ओरिजिनल इनवॉइस या क्रेडिट नोट जो आईएसटी को मिला है, उसमें जो टैक्स का टाइप है सी और एस अगर है, तो वो सी और एस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे केरला को अगर मैं स्टेट वाइज यहाँ पे बनाऊं, तो 4 स्टेट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। अब ये 3 स्टेट्स तो दूसरे स्टेट है, आईएसटी से दूसरे से अलग स्टेट है, तो यहाँ पे हमेशा आईजीएसटी 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 ही आएगा। लेकिन आईएसटी भी केरला में है और यूनिट भी केरला में है, तो यहाँ पे आई भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, तीनों चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है
वो बेंगलोर के लिए 12 लाख रुपीज़ का अमाउंट डायरेक्टली है, और हैदराबाद का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो बेंगलोर के लिए 12, पहला वाला जो केस है हमारा, उसमें पूरा कर्नाटका को 12 लाख रुपीज़ आईजीएसटी के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर सेकंड केस में हमने ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पे निकाल लिया है, ये वाला जो हमने वर्किंग किया था। इसमें हमने देखा था कि एपी को 2 लाख रुपीज़ मिलना है, और केरला को 2 लाख रुपीज़ सी और एस का मिलना है। तो एपी को मिल जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज़, और केरला को 2 लाख रुपीज़ सी का मिलेगा, एंड 2 लाख रुपीज़ एस का मिलेगा। उसके बाद थर्ड क्या है, 30 लाख रुपीज़ जो अमाउंट बच गया है, वो सी और एस का अमाउंट है, और 5 लाख रुपीज़ का डेबिट नोट है, वो आई का, सॉरी 6 लाख रुपीज़ का डेबिट नोट है। जीएसटी अमाउंट उस पर 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट है जीएसटी का, वो आई का है। तो 30 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 36 हो गया दोनों मिला के, 30 + 6 36। 36 के केस में यहाँ पे इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। महाराष्ट्र का टर्नओवर कितना है, 12, 60, 36, 72। अब इनका टर्नओवर है 12, 60, 36, 72। तो चारों चारों यूनिट को अभी हमको बांटना है 36 लाख के जीएसटी को। तो रेशियो क्या हो जाएगा, पहले इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल हो गया 72, 180। तो 12 डिवाइडेड बाई 180, 60 डिवाइडेड बाई 180, 36 डिवाइडेड बाई 180, एंड 72 डिवाइडेड बाई 180। इस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30 लाख तो सी और एस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 6 लाख आईजीएसटी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल है 36 लाख। तो यहाँ पे 36 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे भी 36 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे भी 36 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे जो है वो अलग अलग करेंगे सीएसआई में, यहाँ पे अलग अलग करेंगे। सेम स्टेट में करना है तो सीएसआई को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30 लाख रुपीज़ तो सीजीएसटी एसजीएसटी में है, और आईजीएसटी में कितना है, 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे अपना 6 लाख रुपीज़ आईजीएसटी में, और बाकी 30 लाख रुपीज़ टोटल है, उसमें से 15 सी में है एंड 15 एस में है। तो देखो 36 मल्टी 12 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 36, तो कितना आ जाएगा, हाँ 3.6, और उसका भी 2/3, 2.4 लाख रुपीज़ इसको मिल जाएगा आईजीएसटी में। इसको मिल जाएगा 12 लाख रुपीज़ आईजीएसटी में। इसको मिल जाएगा 7.2 लाख रुपीज़ आईजीएसटी में। इसको आई और सी आईसीएस अलग अलग करना है केरला के लिए, ठीक है, केरला के लिए अलग अलग करना है। तो आई का अमाउंट है 6 लाख, तो 72 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 6, हाँ 4, 6, 2.4, यहाँ पे इसको आईजीएसटी मिलेगा। उसके बाद सीजीएसटी का अमाउंट है 30, 72 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 30, सी और एस दोनों का मिला के 30 है। यहाँ पे गलती मत कर देना, सी और एस का मिला के 30 है, तो सी का है 15। तो 15 से आ जाएगा अपना 6 लाख रुपीज़ अमाउंट सी का आ जाएगा, और 6 लाख रुपीज़ अमाउंट एस का आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। टोटल 36 आना चाहिए, 36 से अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो गलत कर दिया हमने, क्योंकि टोटल आईटीसी 36 का था, वही बट रहा है यहाँ पे। तो 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + 12 33, 33 + 2 35, और यहाँ फिर 40, यहाँ 0.4, यहाँ 0.2 एंड 0.4, तो टोटल मिला के हो गया हमारा 36। तो 36 को ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 36 ही किया है। तो हमने कोई गलती नहीं करी है, कम ज़्यादा नहीं किया, इसलिए गलती नहीं करी है। और लास्ट हमने देखा है अभी यहाँ पे,
9 लाख रुपीज का CGST, 9 लाख रुपीज का SGST का क्रेडिट नोट है, केवल केरला स्टेट के लिए है ये। तो केरला में अगर सी और एस का क्रेडिट नोट है तो सी और एस में ही बटेगा। क्रेडिट नोट है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आईटीसी मिलेगी इसको। तो 9 लाख रुपीज सी का नेगेटिव मिलेगा और 9 लाख रुपीज एस का नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये तीसरा नंबर का अमाउंट था और ये फोर्थ नंबर का अमाउंट था। तो यहाँ पे तो पहले में कुछ नहीं है, 0 0 0 0 0 0 जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमने डैश कर दिया है ताकि हम लोग को क्लियरिटी रहे। तो यहाँ पे टोटल आईटीसी इसको 2.4 का मिलेगा स्टेट को, टोटल 2.4। इसके पास भी यहाँ कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे है 12 है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर 12 और मिल रहा है, टोटल 24 हो गया इसका। यहाँ पे इसके पास कुछ भी आई में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7.2 है, दोनों मिला के 9.2 हो गया। अब यहाँ पे केरला में 3 है, ICS अलग अलग दिए हुए हैं, तो अलग अलग करेंगे तो 0 0 यहाँ पे 2.4 इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे 2.4 हो गया इसके पास। इसके पास आ जाएगा 2.4, तो IGST का आ जाएगा। CGST में यहाँ पे इसको 2 मिल रहा है, यहाँ पे इसको 6 मिल रहा है, तो 2 + 6 8 हो गया, और यहाँ पे -9 मिल रहा है, तो इसको नेगेटिव इफेक्टिवली -1 इसका हो जाएगा। सिमिलरली SGST का भी -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्टेट, दूसरा स्टेट, एक स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 4 के अंदर जो सेम स्टेट है उसमें हमको सेपरेट सेपरेट बनाना है ICS का। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इसको नेगेटिव आईटीसी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एसटी वाला। और नेगेटिव आईटीसी जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये जो रिसीवेंट स्टेट है केरला, केरला यूनिट का जो जीएसटी नंबर है उसमें यहाँ पे 1 लाख रुपीज CGST और 1 लाख रुपीज SGST का आईटीसी रिवर्स दिखाएगा, वहाँ पे आईटीसी रिवर्स दिखाएगा। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, मुंबई को आईजीएसटी मिलता है, बेंगलोर को आईजीएसटी मिलेगा ओनली, हैदराबाद को ओनली आईजीएसटी मिलेगा। और ये जो केरला की जो स्टेट है, यूनिट है, उसको सी भी मिल सकता है, एस भी मिल सकता है, आई भी मिल सकता है। इसका फाइनल आंसर हम डेली कर लेते हैं। 2.4, 24, 9.2, -1 -1, टोटल 2.4। सॉरी टोटल नहीं, है आईजीएसटी 2.4। तो हमारा भी यहाँ पे 2.4, 24, 9.2, 2.4, 1 एंड 1, 1 नेगेटिव, 9.2 भी मैच हो रहा है, तो पूरा अमाउंट हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस तरह से इसके साथ हमारे यहाँ पे आईएसटी के क्वेश्चंस होते हैं पूरे। और इसमें जो ये कॉम्प्लिकेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे आईटीसी यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32 आईटीसी यूटिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। Taxable turnover of ABC Limited in the month of February 1 crore 25 lakhs, excluding zero rated and exempt supply. Taxable amount and ITC as per books for the month of February 25 lakhs rupees. ये टैक्सेबल अमाउंट है, जीएसटी नहीं है ये टैक्सेबल अमाउंट है। टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी एज पर जीएसटी आर 2B फॉर फेब्रवरी 22 lakhs रुपीज। फेब के अंदर हमारा 2B का जो अमाउंट था आईटीसी का वो 22 लाख रुपीज का अमाउंट है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 18%, 18% का टैक्स रेट है। तो देखो ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल टर्नओवर है, उस पर 18% का जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो लाइबिलिटी अपनी कितनी आ जाएगी, 1 crore 25 lakhs रुपीज मल्टीप्लाई बाई 18%, ये हो जाएगा अपना 18 लाख रुपीज एंड
22,50,000 रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा ये लायबिलिटी। अभी आईटीसी में ये एक्चुअली टैक्स अमाउंट ही है आईटीसी का 25 लाख रुपीज़, और टू बी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अमाउंट वो 22 लाख रुपीज़ का अमाउंट ही टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमने सेक्शन 16 की कंडीशन है कि जितना अमाउंट टू बी में रिफ्लेक्ट होता है, जितना अमाउंट टू बी में रिफ्लेक्ट होता है उतना ही पर्सन आईटीसी ले सकता है, उतने तक का ही आईटीसी पर्सन ले सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकता उस पर्टिकुलर मंथ में। तो यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ उसकी बुक्स के अकॉर्डिंग आईटीसी है, बुक्स के अकॉर्डिंग आईटीसी 25 लाख रुपीज़ का है, लेकिन टू बी में 22 लाख रुपीज़ ही आ रहा है। तो जितना अमाउंट टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना तक का ही वो उस पीरियड में आईटीसी ले सकता है, बाकी अमाउंट को वो आईटीसी नहीं ले सकता। ये सेक्शन 16 की कंडीशंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 22 लाख रुपीज़ का आईटीसी मिल जाएगा इसको। तो जो डिफरेंस का जो अमाउंट है ये तो हो जाएगा क्रेडिट लेजर से, मतलब ये आईटीसी से पे कर देगा, और बाकी बचा हुआ 50,000 रुपीज़ जो है वो किससे पे करेगा, कैश लेजर से पे करेगा, कैश लेजर से इसको पेमेंट करना पड़ेगा। टू बी में रिफ्लेक्ट होने के बाद ही आईटीसी मिलता है। तो आईटीसी कैन नाउ बी टेकन ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस whose details are reflected in GST or 2B. Hence, ABC Limited would be entitled to avail the ITC of 22 lakhs rupees only, जितना 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 22 लाख रुपीज़ तो ये वाया आईटीसी पे कर देगा। आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी बोलते हैं। जो आईटीसी जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारा बना हुआ होता है जीएसटी पोर्टल पे, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस कहाँ से आता है, जो हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है। तो बाकी बचा 50,000 रुपीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, मिस्टर एक्स, a supplier of goods, pays GST in the regular scheme. He has made the following outward taxable supplies in a tax period. इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है उसने 8 लाख रुपए का। ये टैक्स अमाउंट नहीं है, ये बेस अमाउंट है। ये टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट दिया हुआ है, टैक्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी होती है वो टैक्स का अमाउंट है या बेसिक अमाउंट है, ये ध्यान रखना। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 3 लाख रुपीज का इसने इंटर स्टेट सप्लाई किया। क्वेश्चन, he has also furnished the following information in respect of purchases made by him. इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स उसने परचेज किया है 2 लाख रुपीज का इंटर स्टेट में, और 50,000 रुपीज का इंटर स्टेट में उसने परचेज किया है। मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग आईटीसी विथ हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। उसके बाद ओपनिंग आईटीसी सी का इतना, एस का इतना, आईजीएसटी का इतना है। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 9,918। अब अमाउंट जो दिया हुआ है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दिया हुआ है। तो बोलो कि इसको कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेएबल इन कैश। कितना जीएसटी इसको पे करना है केस में, मिनिमम से मिनिमम निकालना है यहाँ पे। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं, पहले इसकी लायबिलिटी कितनी आएगी, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की और आईजीएसटी की। तो यहाँ पे इसकी सेल है, इंट्रा स्टेट 8 लाख रुपए की सेल है। 18 लैक्स में 9% सीजीएसटी, 8 लैक्स पे 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी का इसको लायबिलिटी आएगा। तो 8 लैक्स पे 9% कितना हो गया, 72,000 रुपीज का सीजीएसटी का लायबिलिटी आएगा, और 72,000 रुपीज का एसजीएसटी का लायबिलिटी आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 लाख रुपीज का इसका इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है। तो 3 लाख का 18%, 54,000 रुपीज का इसका आईजीएसटी का लायबिलिटी आएगा। अब देखते हैं आईटीसी इसको इस पीरियड में कितना मिलने वाला है। तो इसको 2 लाख रुपीज की जो परचेज है वो इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट परचेज करिए 2 लाख की। तो 2 लाख का 9% सीजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा इसको। 2 लाख का 9% यानी 18,000 रुपीज का सीजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, और
18,000 का SGST का क्रेडिट मिल जाएगा। और 50,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट रेट में परचेज है, 50,000 रुपीज़ के ऊपर 18% का IGST इसको क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 9,000 रुपीज़। ये इसका करंट पीरियड का इसको ITC है, और ओपनिंग ITC भी इसके पास पड़ा हुआ है। ओपनिंग कितना है? 57, 0 एंड 70। 57,000 रुपीज़ ये ओपनिंग में है, ये 0 है, और यहाँ पे 70,000 रुपीज़ का अमाउंट। एक्चुअली IGST को हमेशा पहले लिखना चाहिए अगर हमको यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन करना है तो, क्योंकि IGST सबसे पहले यूटिलाइज किया जाता है। तो एक बार टोटल कर लेते हैं। 75,000 रुपीज़ हो गया ये। यहाँ पे 18,000 रुपीज़ का टोटल ITC हो गया। ITC को टोटल कर रहे हैं हम लोग, ITC टोटल। लाइबिलिटी तो अलग ही रहने वाला है। 75,000 रुपीज़ हो गया, ATM हो गया, ये हो गया अपना 79,000 रुपीज़, 79,000 रुपीज़। तो हमारे पास ये ITC आ गया, ये हमारा लाइबिलिटी आ गया। ये लाइबिलिटी है, ये ITC अवेलेबल है। अभी बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन, तो अभी ये लाइबिलिटी हमारे पास है, लाइबिलिटी के हिसाब से हम यूटिलाइजेशन करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 54,000 रुपीज़ का IGST का लाइबिलिटी है, और 79,000 रुपीज़ का IGST का ITC हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग IGST का ITC यूज करेंगे, IGST का ITC यूज करेंगे, 54,000 रुपीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, IGST का ITC को, आई के आई के ITC को यहाँ यूज कर लेंगे 54 से। तो ये 54 हमारा पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 79 हमारे पास क्रेडिट था, 54 लाइबिलिटी है, दोनों का डिफरेंस 25,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे ITC बैलेंस बच गया, 25,000 रुपीज़। अब वो 25,000 रुपीज़ को हमको कंज्यूम करना है। सी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एस में भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा है कि हम किस में कितना कितना करना चाहते हैं। ये हमारे ऑप्शन, हमको ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो अभी यहाँ पे अपने पास चॉइस है, केवल एक ही जगह हमको चॉइस होती है कि आई के IGST, आई का जो ITC है उसको हम कहाँ यूज़ करें। केवल एक ही जगह हमको डिसाइड करना होता है, बाकी और कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता यहाँ पे। तो देखो हमको वहां पे यूज करना है जहाँ पे इसका सबसे ज्यादा जरूरत हो। सी में जरूरत है या एस में जरूरत है, ये देख लेते हैं हम लोग। एस का लाइबिलिटी 72 है, बट ITC 18 ही है इसके पास, और सी का लाइबिलिटी भी 72 है, बट ITC 75 है। सी के पास में तो ITC पूरी सफिशियंट है, तो इसको हम यूज करेंगे एस के यहाँ पे। तो आई को हम लोग यूज करेंगे एस के लिए, 25,000 रुपीज को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। आई के ITC को हम लोग यूज कर लेंगे एस की लाइबिलिटी के लिए। ठीक है, तो पहले आई को हमको खत्म करना होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि IGST का जो ITC है पहले उसको फिनिश करना है। तो यहाँ पे हो गया ये फिनिश, ये भी फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे CGST की तरफ। इसलिए मैंने कहा कि पहले जब भी यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन हो तो पहला रो जो होना चाहिए, पहला जो कॉलम होना चाहिए वो आई का होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे लास्ट में कर दिया इसको गलती से। अभी CGST में देखते हैं कि 72 का लाइबिलिटी है, 75 का ITC है, तो यहाँ पे सी का ITC हम लोग 72 यूज कर लेंगे, 72 हम सी का ITC यूज कर लेंगे, और कैरी फॉरवर्ड बाकी बचा हुआ जो ITC है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3,000 रुपीज़ का ITC यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सी का। अब यहाँ पे एस का लाइबिलिटी अपना 72 का है, 72 का एस का लाइबिलिटी है, 18 का इसके पास IT, 25 को तो हमने IGST का यूज कर लिया है, फिर भी हमारा लाइबिलिटी और भी बचा हुआ है, 18 का ITC अवेलेबल है इसके पास में। तो ये एस का जो ITC है वो 18,000 रुपीज़ यूज कर लेगा। तो 25,000 रुपीज़ तो एक हमने आई का यूज कर लिया, 18 हमने एस का यूज कर लिया, तो दोनों मिला के हो गया 43,000 रुपीज़। लेकिन लाइबिलिटी है 72 का, तो बाकी जो डिफरेंस है 72 माइनस 43, यानी 29,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो 3,000 रुपीज़ का CGST कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा,
और 29,000 रुपीज़ का IGST का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो 29,000 रुपीज़ का कैश पेमेंट यहाँ कर रहे हैं, और 3,000 रुपीज़ का यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्यों बताया क्यों नहीं रखा है यहाँ पे? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे पूछा ही नहीं है, तो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात नहीं करी। बस कैश पेमेंट बोल दिया कि 29,000 रुपीज़ का करना है। तो एक ही डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है यूटिलाइजेशन में, कि जो IGST का हमारे पास अगर बैलेंस बचा हुआ है, IGST का बैलेंस बचा हुआ है, तो उस बैलेंस को हमको सी में यूज करें या एस में यूज करें, और कितना कितना यूज करें। ये यूटिलाइजेशन के टाइम पे हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो वहां पे यूज करना है जहां पे हमको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। मिस्टर एन वाई, ए सप्लायर ऑफ गुड्स, pays GST अंडर रेगुलर स्कीम। मिस्टर एन वाई रेगुलर स्कीम में टैक्स पेमेंट करता है, कॉम्पो स्कीम में नहीं करता है। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था एक जगह पे MCQ के क्वेश्चन में, कि बोल दिया कि डीलर जो है वो कॉम्पोजिशन डीलर है, फिर बोल दिया उसकी सेल इतनी है, उसकी परचेज इतनी है, उसका टैक्स रेट इतना है, परचेज पे सेल पे इतना टैक्स रेट है, उसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। तो देखो, अगर वो कॉम्पो स्कीम का सप्लायर है, तो उसका जो टैक्स का लाइबिलिटी है वो कॉम्पो स्कीम के अकॉर्डिंग जो उसका फिक्स रेट है, वो फिक्स रेट के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसमें आईटीसी का कोई यूज नहीं है। परचेज में कितना उसको आईटीसी है, सेल पे क्या टैक्स रेट है, नॉर्मल टैक्स रेट क्या है, उसका कोई यूज नहीं है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि पहले देखना है कि वो कॉम्पो डीलर है कि सब रेगुलर डीलर है। तो ये रेगुलर सप्लायर है। मिस्टर एन वाई इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग सितंबर। वैसे भी अगर वो रेगुलर स्कीम में उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, अगर उसने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता है फिर। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स उसने 8 लाख का किया है, CGST SGST की रेट दे रखी है। फिर ये प्रोडक्ट बी का उसने 9%, 9%, 2 लाख रुपीज का उसने किया है। फिर इंटर स्टेट का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। ही इज ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग सितंबर। परचेज की वैल्यू दे रखी है, इंटर स्टेट प्रोडक्ट ए बी, इंटर स्टेट ओपनिंग ITC दे रखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, उसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये आप होमवर्क में इसको कर लेना। इसको आप लिख के, जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप राइटिंग में कॉपी में अमाउंट लिख के सोल्व करना, ताकि आपको आपकी गलतियों का पता लगेगा। अगर आपने ऑडिट कर ली कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने टिक कर दिया, तो उसमें आप क्या गलती कर सकते हो वो पता नहीं लगेगा। 34 हो जाएगा, होमवर्क में कर लेना। 35, जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला, हु पेज GST इन रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम लिख दिया है यहाँ पे। ये केरला का सप्लायर है भाई। हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। परचेज 5 लाख का, परचेज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से परचेज किया, यानी IGST में परचेज किया है। और ये जो वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स का अमाउंट नहीं है। सेल 10 लाख रुपीज का सेल किया है। सेल मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली। अगेन न्यू दिल्ली वाले पर्सन को इसने सेल किया है, तो IGST लगा के सेल किया होगा। IGST की रेट है 18, सी की 9, एस की 9। IGST की रेट हमेशा सी और एस की डबल ही होती है। किसी पर्टिकुलर गुड्स की अगर रेट 9 है सी की, एस की 9 है, तो उसकी IGST की 18 ही होने वाली है। उसके बाद परचेजेज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन केरला। अभी ध्यान रखना, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहा है। अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करता है ना ये, तो उस पे तो उसको ITC मिलेगा ही नहीं। अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है तो उसको ITC नहीं मिलता है, क्योंकि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो GST चार्ज नहीं करेगा। तो 2,50,000 रुपीज का इसने परचेज किया है केरला के वेंडर से, यानी कि यहाँ पे CGST और SGST चार्ज होगा, यहाँ पे IGST चार्ज होगा, यहाँ पे IGST लगेगा। और सेल मेड की उसने सेल किया है वापस से विद इन द स्टेट, त्रिवेंद्रम वाले पर्सन को ही सेल किया। त्रिवेंद्रम केरला में आता है, तो यहाँ पे CGST SGST में इसने सेल किया, C&S में।
द कंपनी हैज कंपाइल्ड विथ all the conditions complied with all conditions of availing the ITC. The following further information regarding various balances available with it on the first day of tax period. इसके पास में टैक्स के हेड में इतना उसके पास अमाउंट अवेलेबल है, इंटरेस्ट में इतना अमाउंट उसके पास अवेलेबल है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, इसके पास टैक्स का इतना ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, इंटरेस्ट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, पेनल्टी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो बैलेंसेज जो है इसके पास में ये बैलेंसेस पड़े हुए हैं, इसके केस लेजर में पड़े हुए हैं। कंप्यूट द मिनिमम नेट CGST, SGST and IGST payable from the electronic case ledger by George Primary Limited for the tax period is also ITC to be carried forward for the next period। यहाँ पे पूछ लिया है कि कितना केस में पेमेंट करना है, और ये भी पूछा गया है स्पेसिफिकली कि ITC कितना कैरी फॉरवर्ड करना है। एक्चुअली ये भी सेम टू सेम ही, कुछ खास नहीं है, इसको हम कर लेते हैं फिर भी। पहले निकालना है लाइबिलिटी, आई के हेड में, सी के हेड में और एस के हेड में। सेल यहाँ पे 10 लाख का किया है न्यू दिल्ली के पर्सन को, IGST में लगेगा 10 लाख का 18%, 1,80,000 रुपीज़ का IGST लाइबिलिटी आ गया। उसके बाद में 80,000 रुपीज़ का 9% CGST, 9% SGST लगेगा लाइबिलिटी, क्योंकि विद इन द स्टेट है। तो 8 लाख रुपीज़ का 9%, 72,000 रुपीज़, 72। अब देखते हैं ITC। परचेज किया 5 लाख का न्यू दिल्ली से, यानी IGST में परचेज किया 5 लाख का 18%, 90,000 रुपीज़ का अपना अमाउंट हो गया, IGST का ITC हो गया। और अभी CGST SGST तो परचेज है 2,50,000 रुपीज़ का, इसमें 9%, तो 250 का 9% कितना हो जाएगा, 22,000 रुपीज़ 500, 22,500, 22,500। तो ये हमारा ITC हो गया। अभी बात करते हैं कि ये जो अमाउंट दिया हुआ है, जो इसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है टैक्स का, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का, अब ये जो बैलेंस पड़ा हुआ है क्या लिखा है, द कंपनी इज complied with all the condition of availing the ITC. The following further information provided, the following further information regarding various balances available with it on the first day of the tax period. अब ये जो बैलेंस इसके पास पड़ा हुआ है टैक्स हेड में, अब ये क्रेडिट लेजर में भी हो सकता है, ये केस लेजर में भी हो सकता है, और क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया है कि ये कौन से हेड का बैलेंस है, क्या ये केस लेजर में उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है या ITC लेजर में पड़ा हुआ है ये बैलेंस। ITC लेजर बोलो या क्रेडिट लेजर बोलो, एक ही बात है। तो कौन से लेजर के अंदर में ये उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आंसर में हम लोग देख लेते हैं इन्होंने क्या इसको माना है। इसको इन्होंने ITC माना है, इस अमाउंट को इन्होंने माना कि ITC का बैलेंस पड़ा हुआ उसके पास। तो इसमें हमको अजम्पशन डालना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, तो हमको अजम्पशन डालना पड़ेगा कि ये ITC का बैलेंस है। हम वैसे तो चाहें तो अजम्पशन में टैक्स का केस बैलेंस भी मान सकते हैं, केस बैलेंस भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि केस में कोई बैलेंस रखता नहीं है, केस में जनरली बैलेंस रहता नहीं है, जनरली ITC का ही बैलेंस रहता है, जनरली ITC में ही बैलेंस रहता है। तो ये हो गया हमारा करंट पीरियड का ITC और ओपनिंग ITC। आई में 1 है, ध्यान रखना उल्टा मत कर देना, ये ध्यान रखना कि आई नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम आई पहले लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना आई में 1 है, सी में 50, 30, 1, 50, 30, दोनों का हम टोटल कर लेंगे पहले। तो टोटल हमारे पास कितना ITC अवेलेबल है, टोटल ये दोनों का टोटल करेंगे ITC का, 190 यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास 72,500 अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास 52,500 अवेलेबल है। ये अवेलेबल हो गए, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। सबसे पहले हम लोग IGST का जो ITC हमारे पास है 190, इसको सबसे पहले ख़त्म करना है।
यही नियम है। आईजीएसटी के आईटीसी को सबसे पहले कंज्यूम करना है, इसको एग्जॉस्ट करना है। तो इसका लाइबिलिटी हमारा आईजीएसटी का 180 है। तो हम लोग आईजीएसटी का आईटीसी 180 तो यहाँ यूज कर लेंगे इस लाइबिलिटी के सामने। बाकी बच गया 10,000 रुपीज का आईजीएसटी का आईटीसी। आई का आईटीसी 10 का रह गया। अब 10 को हम लोग सी में भी यूज कर सकते हैं, एस में भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी कहाँ यूज करें। तो जहाँ पे हमको इसकी जरूरत ज्यादा है वहां पे हम यूज करेंगे। तो देखो सी में तो लाइबिलिटी 72 का है और आईटीसी 72,500 का है। तो सी में तो हमारे पास आईटीसी पहले से ही ज़्यादा है, तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, एस में यूज़ करेंगे, क्योंकि एस में लाइबिलिटी ज़्यादा है और आईटीसी कम है। तो 10,000 रुपीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एस के सामने, एस की लाइबिलिटी के सामने। तो इस तरह से हमारा आई खत्म हो जाएगा। अब जाते हैं हम सी को यूज़ करेंगे। सी का लाइबिलिटी 72 है, आईटीसी 72,500 है। तो जितना हमारा लाइबिलिटी है उतना हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो सी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 500 रुपीज़। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी 72 है, 10 ऑलरेडी हम लोग आईजीएसटी में से यूज़ कर चुके हैं, अब 62 और चाहिए, बट हमारे पास है 52,500 ही। तो एस का जो आईटीसी है वो 52,500 हम यूज़ कर लेंगे एस के सामने। ये एस के सामने 52,500 हम लोग एस का यूज़ कर लेंगे। तो एस हमारा हो जाएगा जीरो, एस का बैलेंस जीरो हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं बचेगा। कैश पेमेंट करना पड़ेगा अपने को एस के अंदर। तो दोनों मिला के 62,500 हमने यूज़ किए हैं। लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 72,000 रुपीज़ की। तो 9,500 रुपीज़ जो है डिफरेंस अमाउंट, वो हमको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर, ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड 500 और कैश पेमेंट 9,500। अब इसमें जो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है इंटरेस्ट हेड में और पेनल्टी हेड में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी टैक्स की है ना। तो टैक्स का ही हमारे पास जो बैलेंस है वो काम आएगा। इंटरेस्ट के जो केस लेजर में, इंटरेस्ट और पेनल्टी का हमेशा केस लेजर ही होता है, उनका कोई आईटीसी लेजर नहीं होता है। आईटीसी लेजर केवल टैक्स का होता है, क्योंकि हमको टैक्स का ही आईटीसी मिलता है ना भाई, ऐसा करके। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, यहाँ पे फाइनल आंसर है कि आईटीसी कैरी फॉरवर्ड 500 नील नील। सीजीएसटी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 500 का, और कैश पेमेंट जो है वो 9,500 रुपीज़ है। तो हमारा भी यही था, 9,500 कैश पेमेंट है, और इस तरह से। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में ये जो आंसर दिया हुआ है उसमें भी आईजीएसटी को बाद में लिखा हुआ है, लेकिन हमको याद रखना है कि हमको पहले लिखना है आईजीएसटी को, क्योंकि यूटिलाइजेशन भी सबसे पहले आईजीएसटी का करना है। तो जब ये पहले लिखा रहेगा तो हमको ध्यान आ जाएगा कि भाई इसका यूटिलाइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 36। बीसीडी लिमिटेड BCD Limited decided to sell its own branded groceries at 20% of the cost to any organization who is providing free food and groceries to poor and needy। ये बोलता है कि भाई मैं तो अपनी ग्रोसरीज जो है वो, जो मैंने प्राइस का सेल, मेरी सेल प्राइस जो है वो केवल 20% में चार्ज करूंगा कस्टमर से, मतलब जो भी मेरे से बाय कर रहा है। किसको मैं सेल कर रहा हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मैं सेल करना चाह रहा हूँ। डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम अप्रैल 20 to March during which it had done this as given below। पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक का ये पीरियड का उसका ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। टोटल टर्नओवर एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ ब्रांडेड ग्रोसरीज एंड फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द पीरियड एज पर द इनवॉइसेज इशूड एंड अकाउंटेड फॉर जीएसटी पर्पज। एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स इज 20 लाख। एक्चुअल गुड्स का वैल्यू 20 लाख का है, जिसको हमने 4 लाख रुपीज में सेल कर दिया। 20 लाख रुपीज का गुड्स का वैल्यू है, जिसको हमने 4 लाख में सेल कर दिया इसने। टैक्स पेड ऑन द सिक्योरिटी and maintenance services during the period।
सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विस पे टैक्स का पेमेंट किया है। ये तो है बेस वैल्यू, ये टैक्स का अमाउंट नहीं है। और यहाँ पे टैक्स का अमाउंट दे दिया CGST SGST 1.35 1.35। टैक्स पेड ऑन द रेंट, टैक्स पेड। अब ये एक्चुअली ये तो हो गया हमारा सेल, ये हमारा परचेज है, ये हमारा परचेज है क्योंकि हमने टैक्स का पेमेंट किया है किसको, वेंडर को। ये बात यहाँ पे बोली गई कि वेंडर को हमने इतना पेमेंट किया है, यानी कि हमारा ये इनपुट परचेज है, ये परचेज है, इसका हमको आईटीसी मिलेगा। ये हमारा सेल नहीं है। सेल अगर होता तो यहाँ टैक्स पेड लिखा नहीं होता, यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी होता है। तो उसके बाद टैक्स पेड ऑन रेंट पेड ऑन द वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड फॉर अंडरटेकिंग पैकेजिंग। तो रेंट का हमने टैक्स पेमेंट किया है, सी का अमाउंट इतना है 4.5, एस का 4.5। टैक्स पेड ऑन पैकिंग मटेरियल्स एंड प्रिंटिंग चार्जेस ऑन पैकिंग मटेरियल्स, सी का अमाउंट इतना है, एस का अमाउंट इतना है। और इसमें परचेज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज 20 लाख रुपीज का, ये गुड्स का वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू टू बी अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी के पेमेंट के लिए हम क्या वैल्यू लेंगे। क्या जो गुड्स का कॉस्ट 20 लाख रुपीज, 20 करोड़ रुपीज का जो गुड्स का कॉस्ट है, वो हम लोग टैक्स पेमेंट के लिए लेंगे, या 4 लाख रुपीज जो हमने एक्चुअल जिस वैल्यू पे सेल किया है कस्टमर को, वो लेंगे। तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, यानी जिस वैल्यू पे हमने उसको सेल किया है वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाता है, उस वैल्यू पे ही टैक्स लगता है। चाहे तो मैंने 20 करोड़ का माल केवल 4 करोड़ में ही दे दिया, फिर भी टैक्स यहाँ पे 4 करोड़ पे ही आएगा, 20 करोड़ पे नहीं आएगा। ठीक है, अनलेस ट्रांजैक्शन वैल्यू हमको नहीं लेनी होती दो केस में, अगर हमने रिलेटेड पर्सन को सेल किया है या फिर हमने जो सेल किया है उसमें हमको मनी मिल रही है प्लस काइंड में भी कुछ मिल रहा है, तब हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेनी पड़ती, फिर हम वैल्यूएशन रूल देखते हैं। अब यहाँ पे तो ना तो रिलेटेड पर्सन को सेल किया है, ना कोई काइंड में कंसिडरेशन मिल रहा है, इसलिए जो रेट पे सेल किया है उस पे ही जीएसटी आएगा। तो 4 करोड़ रुपीज पे यहाँ पे जीएसटी आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 4 करोड़, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है। उसके बाद पूछ रहे हैं कंप्यूट द एडमिजिबल आईटीसी एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड इंडिकेट वेदर एनी टैक्स हैज टू बी पेड इन केस। क्या कुछ टैक्स हमको केस में पेमेंट करना है क्या? Assume the rate of CGST and SGST is 2.5% each on the branded groceries and food grains at all sales are intra-state only। तो देखो, अभी हम ये क्वेश्चन का सबसे पहले निकालते हैं लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी यहाँ पे आईजीएसटी की तो लाइबिलिटी नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो आईजीएसटी का हमको यहाँ पे बनाने की जरूरत भी नहीं है। सी और एस, 4 करोड़ रुपीज का इसका सेल है, 4 करोड़ का 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी है। और 4 करोड़ का 2.5% कितना हो गया, 10 लाख रुपीज सीजीएसटी का लाइबिलिटी हो गया, 10 लाख रुपीज एसजीएसटी का लाइबिलिटी हो गया इसका। अब आईटीसी हम इसका निकाल लेते हैं। आईटीसी में यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज लिए, इसका आईटीसी इसको पूरा मिल जाता है, इसमें कोई 17.5 का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि भाई इसको पूरा आईटीसी मिलता है, यहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो इसको पूरा आईटीसी मिल जाएगा और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सी का 1.3, एस का 1.3, तो आईटीसी हमारा 1.3 तो एक हो गया, 1.35। उसके बाद दूसरा रेंट पेड वो ऑन द वेयर हाउस का रेंट पे भी आईटीसी पूरा मिलता है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 4.5 4.5, इसमें कोई 17.5 का कोई ब्लॉकिंग नहीं है वेयर हाउसिंग सर्विसेज पे। उसके बाद पैकिंग मटेरियल प्रिंटिंग चार्जेस का हमने टैक्स पेमेंट किया है 11.15 एंड 11.15। तो हमारे पास एक और आईटीसी है 11.15, 11.15, इस पे भी कोई आईटीसी का
पैकिंग चार्जेस पे भी पूरा आईटीसी मिल जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर। तो टोटल आईटीसी अपना कितना आ गया? 17 लाख का आईटीसी यहाँ पे आ गया सी का, और 17 का आईटीसी आ गया एस का। अगर ये अमाउंट सही से दिया हुआ तो इतना आईटीसी हमारे को आ गया है। तो अभी हमारा लाइबिलिटी है 10 का, 10 का। आईटीसी है 17 का, 17 का। आईटीसी का अमाउंट ज़्यादा है, तो कैश पेमेंट कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा कैश पेमेंट। और हमारा 7 लाख रुपए जो आईटीसी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश पेमेंट कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि आईटीसी का अमाउंट ज़्यादा है, हम उसको आईटीसी को यूज़ कर लेंगे लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। तो कैश पेमेंट कितना आ जाएगा? नील। नील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। मैसर्स फ्लाई बाय नाइट, नाइट में भाग जाने वाला वेंडर है। टूर ऑपरेटर है ये, टूर ऑपरेट कराता है, नाइट के अंदर ही ज़्यादा इसको फ्लाई करवाता है ये लोगों को। अवेल्ड आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स वेयर नो सच सप्लायर वाज एग्जिस्टेंट। सप्लायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उनसे इसने आईटीसी ले लिया। और फ्रॉम ए पर्सन नॉट डूइंग एनी बिजनेस फ्रॉम दी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये तो सप्लायर है ही नहीं, और अगर है भी तो भी रजिस्टर्ड प्लेस पे वो मिला नहीं, उसके वहां गए तो। जुरिस्डिक्शनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ जीएसटी wants to restrict the utilization of the credit by मैसर्स फ्लाई बाय नाइट। तो ये क्रेडिट ले तो लिया इसने, मतलब रिटर्न में इसने अवेल तो कर लिया है, अवेल तो कर लिया है, लेकिन अभी उसका अवेल करने के बाद उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ उस आईटीसी का, लेजर में उसका बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी उसको वो यूटिलाइज नहीं किया है, अवेल किया हुआ है। यूटिलाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अभी तक इतना लाइबिलिटी आया ही नहीं है, तो अवेल करके रखा हुआ उसने। तो अब यहाँ पे जीएसटी वाला जो ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर डीसी, वो चाहता है कि मैं इसको ब्लॉक कर दूं आईटीसी को, कि इसको यूज नहीं कर पाए आगे, इसको वो ब्लॉक करना चाहता है। यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय मेसर्स फ्लाई बाय नाइट टू गिव योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय इट। होशियार है फ्लाइट नाइट, फ्लाई बाय नाइट हमारे पास आया है ये, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आया एडवाइस लेने के लिए। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट विच इज ऑलरेडी अवेल्ड। तो देखो, हमने एक्सप्लेन किया था कि जो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी होता है और एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो जब आप कुछ भी चीज परचेज करते हो तो अब आईटीसी आप 3B में अवेल कर लेते हो, आईटीसी आप 3B में रिपोर्ट कर देते हो कि मेरा आईटीसी ये है। अब अगर आपका सामने कोई लाइबिलिटी नहीं है, आईटीसी तो आपने ले लिया है, बट अगर सामने आईटीसी नहीं है, तो सामने आईटीसी नहीं है तो आप वो आईटीसी का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, वो हमारे बैलेंस में पड़ा रहेगा, वो हमारा बैलेंस रहेगा। बैलेंस क्या? वहाँ जीएसटी पोर्टल पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके अंदर में ये बैलेंस आके बैठ जाएगा आईटीसी का। तो ये कहलाता है कि हमने आईटीसी अवेल तो कर लिया है, लेकिन हमने इसको अभी तक यूज नहीं किया है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना, और यूज किसके सामने होता है? ये जो हमारी सेल की लाइबिलिटी होती है उसके सामने ये यूज होता है। तो सेल की कोई लाइबिलिटी थी नहीं, या थी तो कम थी, तो बचा हुआ अमाउंट हमारा वहां पे पड़ा रहेगा क्रेडिट लेजर में, तो उसको कहेंगे, कहलाएगा हमारा अवेल किया हुआ अमाउंट है, बट यूटिलाइज नहीं किया अभी, यानी बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा, बैलेंस में पड़ा हुआ है। और यूटिलाइजेशन कब करते हैं? जब उसका बाद में वो अपने पास बैलेंस में कभी भी 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद भी अगर लाइबिलिटी आती है, जब भी लाइबिलिटी आती है, कभी लैप्स नहीं होता है आईटीसी का बैलेंस, कभी एक्सपायर नहीं होता है, इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ है। जब भी हमारी लाइबिलिटी आएगी अगले महीने में आएगी, उस और हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा है और आईटीसी कम है, तो हम वो ये जो ओपनिंग में हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर मैंने आईटीसी अवेल तो कर लिया है, मेरे बैलेंस में पड़ा हुआ है वो अवेल करने के बाद में, तो क्या वो मुझे ब्लॉक कर सकता है इसको यूटिलाइज करने के लिए? इसको क्या ब्लॉक कर सकता है क्या डिपार्टमेंट? तो आंसर इज यस, वो इसको ब्लॉक कर सकता है अगर उनको लगता है डिपार्टमेंट को कि जो आईटीसी लिया हुआ है वो फ्रॉडुलेंटली लिया हुआ है, फ्रॉडुलेंटली अवेल अवेल किया है, इनएलिजिबल आईटीसी को अवेल किया हुआ है। क्या क्या केस में वो कर सकता है? कि सप्लायर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर है,
यानी सप्लायर है ही नहीं, फिर भी ये फालतू का फर्जी आईटीसी ले रहा है। गुड्स या सर्विस उसने रिसीव नहीं किया है, और उसके अलावा टैक्स पेमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट को वेंडर ने। ये कुछ कंडीशन है। उसके अलावा और भी है, पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज फाउंड नॉन एग्जिस्टिंग। जिसने आईटीसी लिया है, यानी कि जो टूर ऑपरेटर जो आईटीसी लेने वाला ही फरार है, सेल करने वाला नॉन एग्जिस्टेंस है, अगर इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेने वाला नॉन एग्जिस्टिंग है, देने वाला नॉन एग्जिस्टिंग है, देने वाले ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, लेने वाले को गुड्स नहीं मिला है, आईटीसी लेने वाले को गुड्स मिला ही नहीं है, और आईटीसी लेने वाले के पास इनवॉइस नहीं है। तो दो तो हमारे केस हो गए नॉन एग्जिस्टेंस के, यानी फरार के, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। और दो केस ऐसे हो गए कि जहाँ पे रिसिपेंट के पास इनवॉइस नहीं है या तो गुड्स नहीं है, दोनों में से एक चीज नहीं है। मतलब दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो भी उसको आईटीसी, फ्रॉडुलेंट आईटीसी बोला जाएगा। और एक चीज, एक केस बच जाता है कि जो वेंडर है उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को। तो इन सारे केसेस में लीगली आईटीसी मिलता नहीं है। लेकिन अगर ले लिया फर्जीवाड़े से ले लिया, तो ऑफिसर के पास पावर है कि उस आईटीसी, लिए हुए आईटीसी को, अगर वो अभी तक यूटिलाइज किया हुआ नहीं है तो उसको वो ब्लॉक कर देगा, ताकि वो फ्यूचर में यूटिलाइज नहीं कर सके। तो ब्लॉक करने का उसके पास राइट्स है। ब्लॉक करके क्या होगा, वो 1 साल तक उसको ब्लॉक कर सकता है। 1 साल तक वो ब्लॉक करके क्या करेगा, उसके ऊपर में नोटिस देगा, उससे इंक्वायरी करेगा, फिर बाद में डिमांड रेज कर देगा उसके ऊपर। तो सेक्शन 73-74 में जो डिमांड वगैरह के प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। केवल यहाँ ब्लॉक कर सकता है वो, ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी आईटीसी को डिलीट कर दे या उसको डिमांड में उसको रिकवरी कर ले, वैसा नहीं कर सकता। इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस कैन बी डन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये 5 केसेज में वो ये ब्लॉक कर सकता है यूटिलाइजेशन को। यूटिलाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट करना बोल दो या ब्लॉक करना बोल दो, एक ही बात है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसने ब्लॉक कर दिया हमारा आईटीसी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर आईटीसी के क्वेश्चंस पे होता है कंप्लीट। अभी जो आईटीसी के जो क्वेश्चंस है वो पूरे सेम, मतलब कॉम्पिटिशन ऑफ आईटीसी, लाइबिलिटी दे देंगे आपको, लाइबिलिटी निकालनी है पहले तो, फिर आईटीसी निकालनी है, और फिर केस की लाइबिलिटी निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ढेरों क्वेश्चंस अवेलेबल है इस बुक के अंदर में। तो वो आप करेंगे तो पूरी प्रैक्टिस बनती जाएगी। उसमें वही चीज़ें हैं कि भाई लाइबिलिटी हमारी आरसीएम में आ रही है या फॉरवर्ड चार्ज में आ रही है, टैक्सेबल जो हम सेल कर रहे हैं वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है। मान लो हम एग्जेम्प्टेड सर्विस दे रहे हैं तो उस पर तो टैक्स लाइबिलिटी आएगी ही नहीं। वैसे ही जो हम बाय कर रहे हैं उस पर हमको आईटीसी एलिजिबल है या नहीं है, मोटर व्हीकल बाय कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी की एलिजिबिलिटी वाला पार्ट भी वहाँ पर जाएगा। तो ये जो कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी के क्वेश्चन हैं इस बुक में आगे दिए हुए, उसमें सारी मिक्स चीज़ें हैं। उसमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्सर हो जाएंगे। एग्जाम्शन भी यहाँ पे आ जाएगा, टीओएस आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई पीओएस का यहाँ प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारे करके मिक्सर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे उसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।